अध्याय 31 प्रारंभिक विल क्रिस्टल। ये जियो आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद ये जियाओ को कुछ अराजक जानवरों का भी सामना करना पड़ा। जब तक अराजक जानवर ये जियाओ पर हमला करता वो उन सभी को मार डालता। लगभग 2 घंटे बाद ये जियाओ के सामने एक पहाड़ी दिखाई दी। उसे पहाड़ी से आती हुई लड़ाई की आवाज़ अस्पष्ट सी सुनाई दे रही थी। ये जियाओ अंदर आया और उसने 2 आकृतियां देखीं। वे किन जियाओलिंग और निंग जियांग थे। इस समय वे 10 से अधिक अराजक जानवरों से घिरे हुए थे। ये अराजक जानवर मूल रूप से अराजक परिवर्तन के दूसरे और तीसरे चक्र में थे। इतने सारे अराजक जानवरों से घिरे होने के कारण दोनों लड़कियां घबराए बिना नहीं रह सकी। उनके शरीर से पसीना टपककर उनके कपड़ों को भिगो रहा था। उनके नाजुक शरीर पर सही मोड़ हल्के से स्पष्ट थे, जो लोगों को अंतहीन कल्पनाएं देने के लिए पर्याप्त थे। निंग जियांग अराजक परिवर्तन के तीसरे चक्र में था, जबकि किन शियाओलिंग अराजक परिवर्तन के दूसरे चक्र में था। इन अराजक जानवरों को मारना संभव होना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा और समय की आवश्यकता होगी। जब किन जियाओलिंग ने ये जियाओ को पास आते देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। अराजकता वाले जानवर को तलवार के वार से अपने सामने खदेड़ने के बाद वह ये जियाओ की ओर मुड़ी और बोली, सर, क्या आप कृपया आ सकते हैं और इन जानवरों को मारने में हमारी मदद कर सकते हैं। किन जियाओलिंग की आवाज़ कोमल और सुंदर थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसके उभार अति सुंदर थे। इस समय उसके शरीर पर कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, जिससे एक अलग ही सुंदरता आ रही थी। ये जियाओ ने किन जियाओलिंग के खूबसूरत चेहरे को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की रेखा चमक उठी। फिर उसने निंग जियांग की ओर देखा और उसका आश्चर्य गहरा गया। ये पहली बार था जब उसने अपने पुनर्जन्म के बाद किसी अन्य जाति के लोगों को देखा था। ये दोनों सुंदरियां वाकई आकर्षक थीं। अराजक परिवर्तन का पहला चक्र योद्धा हमारी क्या मदद कर सकता है? जूनियर बहन, आपको इन जानवरों को मारने में अपना दिल लगाना चाहिए। जैसे ही ये जियाओ दूसरी जाति की 2 लड़कियों की मदद करने के लिए कार्रवाई करने वाली थी, निंग जियांग की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ में कुछ हिकारत थी। उसने वास्तव में ये जियो को अपनी आंखों में नहीं डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनकी राय में एक इंसान होने के अलावा ये जियाओ केवल अराजक परिवर्तन का पहला चक्र योद्धा था। अगर उसके पास कुछ ताकत भी होती तो भी वो इन अराजक जानवरों से लड़ने में सक्षम नहीं होता। गर्जन। उसी समय निंग जियांग ने बात की। अराजक परिवर्तन का चरम तीसरा चक्र अराजकता वाला जानवर चुपचाप उसके पीछे आ गया। अनंत शक्ति वाला एक विशाल राक्षसी पंजा उसके शरीर पर टूट पड़ा। यह अपने साथ चुभने वाली ठंडी सूक्ष्म हवाओं की लहर लेकर आया। कैओस बीस्ट का हमला हिंसक था। ये हमला बेहद तेज था। बड़ी बहन, चकमा दो। इस दृश्य को देखकर किन शियाओलिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह इतनी डरी हुई थी कि चिल्लाते चिल्लाते उसका चेहरा पीला पड़ गया। निंग जियांग को भी लगा कि उसके शरीर पर कोई खतरा तेजी से आ रहा है, लेकिन अब उससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। श्वा। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जियाओ का शरीर एक पल में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही निंग जियांग के सामने था। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक तरफ घुमा दिया। आह! निंग जियांग ने चिल्लाकर कहा। वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह निंग जियांग के संपर्क में आया तो तुरंत एक ताज़ा खुशबू आ गई। ये जियो को उसके सामने केवल एक नरमी महसूस हुई। लेकिन इस समय ये जियाओ के पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि जब वह और निंग जियांग जमीन पर गिरे तो कुछ अराजक जानवरों ने पहले ही उन दोनों को घेर लिया था। जमीन पर गिरे 2 लोगों पर लगातार हिंसक हमले हुए। ये जियाओ उठ खड़ा हुआ। शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला उसके हाथ में पहले ही आ चुका था। अपनी बाँह हिलाकर उसने भाला आगे बढ़ाया। भाले की तेज नोक ने हवा में एक सटीक चाप खींचा और यह चाप नीचे गिरते ही विनाशकारी ऊर्जा के साथ प्रवाहित होने लगा। इस भाले के नीचे कैओस बीस्ट भी भाले की तेज धार से बचना चाहते थे और उनके विशाल शरीर पीछे हटने लगे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये जियो और निंग जियांग एक के बाद एक खड़े हुए और पीछे हट गए। निंग जियांग की ठंडी और सुंदर सुनहरी पुतलियों की जोड़ी ने ये जियो को गहरी नजर दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार
अगर ये जियाओ ने उसे समय पर नहीं बचाया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। जहां तक ये जियो का सवाल है जो अभी एक पल में भड़क गया था, निंग जियांग मदद नहीं कर सका लेकिन हैरान महसूस कर रहा था। ये वास्तव में बहुत तेज था, इतना तेज कि उसे पता ही नहीं चला कि ये जियाओ कैसे आगे बढ़ गया। दहाड़ दहाड़, कैओस बीस्ट्स का समूह बेतहाशा नाच रहा था, दहाड़ रहा था और उन तीनों की दिशा में आगे बढ़ रहा था। वे क्रूर और भयानक लग रहे थे। सर, मेरी वरिष्ठ बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। किन शियाओलिंग ने ये जियाओ को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा और निंग जियांग की ओर से उसे धन्यवाद दिया। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, आइए पहले इन जानवरों से छुटकारा पाएं। ये जियाओ ने अपने हाथ में शून्य बिखरने वाला भाला पकड़ रखा था और सीधा खड़ा हो गया। जब अराजक जानवर उतरा तो ये जियाओ का शरीर हिल गया। वह बाहर निकला और जानवरों के समूह से टकराते हुए अपने तेज भाले से वार करता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने अपने हाथ में शून्य बिखरने वाला भाला पकड़ रखा था और सीधा खड़ा हो गया। जब अराजक जानवर उतरा तो ये जियाओ का शरीर हिल गया। वह बाहर निकला और जानवरों के समूह से टकराते हुए अपने तेज भाले से वार करता रहा। किन जियाओलिंग और निंग जियांग स्वाभाविक रूप से लड़ाई में शामिल हो गए। 15 मिनट से अधिक समय के बाद ये जियाओ की मदद से दर्जनों अराजक जानवर खून से लथपथ ठंडी लाशों में बदल गए। ये जियाओ ने अकेले 6 अराजक जानवरों को मार डाला था और वे सभी एक ही बार में मारे गए थे। इससे किन जियाओलिंग और निंग जियांग को आश्चर्य हुआ, विशेषकर निंग जियांग। उसने पहले ये जियाओ को हेय दृष्टि से देखा था, लेकिन इस समय उसके दिल में केवल सदमा था। हालांकि सतह पर निंग जियांग अभी भी पहले की तरह ठंडा लग रहा था। शायद उसके दिल में ये जियाओ की तुलना अभी भी उन शीर्ष शक्तियों की प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती। सर, मैंने आपसे इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। आप केवल अराजक परिवर्तन के प्रथम चक्र के योद्धा हैं, लेकिन आप अराजक परिवर्तन के दूसरे और यहां तक कि तीसरे चक्र के जानवरों को भी आसानी से मार सकते हैं। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। किन जियाओलिंग ने अपने हाथ की लंबी तलवार हटा दी और ये जियाओ को देखकर मुस्कुराए। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा। फिर उन्होंने परिचय दिया, मैं ये जियाओ हूं। मैं किन शियाओलिंग हूं और यह मेरी वरिष्ठ बहन निंग जियांग है। जैसा कि आप पहले से ही देख सकते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम प्राइमेडियल मिस्टिक रेस नामक जाति से हैं। ये जियाओ ने उन पर सिर हिलाया और उसे आदिम जाति की याद आ गई जब वह अभी भी स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड में था। ये जाति उस स्रोत ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली पहली जाति थी। इन अराजक जानवरों ने हमें कुछ समय के लिए विलंबित कर दिया है। चलो जल्दी करें, मुझे लगता है कि प्रारंभिक विल क्रिस्टल उसी दिशा में होना चाहिए। निंग जियांग ने कहा। उसका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था प्रारंभिक विल क्रिस्टल प्राप्त करना और उसे अपनी दौड़ में वापस लाना। प्रारंभिक विल क्रिस्टल। ये जियाओ ने जब ये सुना तो आश्चर्यचकित रह गया और पूछा। किन जियाओलों कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे निंग जियांग ने रोका, जिसने ठंडे स्वर में कहा, भगवान, मैं अभी आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूं और अवसर आने पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी, लेकिन हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। एक इंसान आपको आरंभिक विल क्रिस्टल के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। आप इंसानों ने हमें, आदिम रहस्यवादी जाति के लोगों को अनादिकाल से कई बार धोखा दिया है। आप शायद अन्य इंसानों की तरह नहीं हैं, लेकिन अंत में आप अभी भी एक इंसान हैं चूंकि आपने अभी मेरी जान बचाई है और हमें इतने सारे अराजक जानवरों से निपटने में भी मदद की है। आप हमारे साथ आ सकते हैं। जब हम प्रारंभिक विल क्रिस्टल प्राप्त करेंगे तो हम आपको रेड मून मास्टर की वास्तविक विरासत में प्रवेश करने में मदद करेंगे। इनिशियल विल क्रिस्टल के बारे में हमसे कुछ भी न पूछें। ऐसा लग रहा था कि निंग जियांग पूरी मानव जाति के प्रति द्वेष रखता है। उसने ये जियाओ को इनिशियल विल क्रिस्टल के बारे में कुछ भी बताने की योजना नहीं बनाई थी। अन्यथा क्या होगा यदि ये जियो ने अतीत में अन्य मनुष्यों की तरह उन्हें भी धोखा दिया और उनसे प्रारंभिक विल क्रिस्टल लूट लिया? तब वे अपने स्वामी और अपनी जाति के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जियाओ के आसपास की आभा अन्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग थी और किन जियाओलिंग ने ये भी कहा कि उसकी आत्मा बेहद शुद्ध है, इतनी शुद्ध कि उसने पहले कभी किसी आत्मा को इतनी शुद्ध नहीं देखा।
यही कारण था कि उसने ये जियाओ को अपने साथ आने की इजाज़त दी और उसे सच्ची विरासत के मैदान में लाने का वादा भी किया, लेकिन वह ये जियाओ को इनिशियल विल क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली थी और ये जियो को पूछने से मना कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये जियाओ को इनिशियल विल क्रिस्टल के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि ये जियाओ जिज्ञासु था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना होगा। अध्याय 32 रहस्यवादी झरनों की भूमि। जब निंग जियांग ने ये जियाओ को इतनी बेरुखी से बताने से इनकार कर दिया, तो ये जियाओ ने तुरंत अपने रास्ते जाने की योजना बनाई। उसे इन दोनों लड़कियों के साथ खंडहर में घूमने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर निंग जियांग ने ये जियो को वास्तविक विरासत के मैदान में लाने की पेशकश की। इससे ये जियाओ को लगभग अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। उन्होंने ये भी समझा कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण निंग जियांग और शायद संपूर्ण आदिम रहस्यवादी जाति मानव जाति के प्रति द्वेष रखने लगी थी। इसलिए उसने अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप इन दो लड़कियों के साथ जाने के लिए सहमत हो गया ताकि वे तथाकथित प्रारंभिक विल क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उसे वास्तविक विरासत के मैदान में ले जा सकें। चल दर निंग जियांग के नेतृत्व में सभी लोग एक निश्चित दिशा में जाने लगे। किन जियाओलिंग ये जियाओ के बारे में बहुत उत्सुक थी, इसलिए वह लगातार उससे बात कर रही थी। दूसरी ओर ये जियो और निंग जियांग ने अभी भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। वे 3 दिन तक बिना रुके चलते रहे। इस क्षण तक ये जियाओ दो लड़कियों से कुछ हद तक परिचित हो गया है। निंग जियांग एक शांत स्वभाव की लड़की थी, वह ज़्यादा नहीं बोलती थी और किसी कारण से वह पूरी मानव जाति से नफरत करती थी। वास्तव में किन जिंगलिंग का भी यही मामला था। ये जियाओ ने देखा कि वह भी इंसानों से नफरत करती थी, हालांकि जब उसकी बात आती है तो उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, केवल जिज्ञासा थी। निंग जियांग के विपरीत किन जिंगलिंग काफ़ी बातूनी था। रास्ते में उसने खूब बातें की। उससे ये जियाओ को उसकी जाति के साथ साथ वे कहाँ स्थित थे के बारे में कुछ बातें पता चलीं। रेड मून सीक्रेट रियल्म फ्रिजिड सन की भूमि में कहीं स्थित था। सूलिंग और बाकी सभी लोग जिन्होंने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, वे इसी भूमि से आए थे। हालांकि किन जिंगलिंग और निंग जियांग एक अलग भूमि से आए थे जिसे मिस्टिक फॉल्स की भूमि कहा जाता है। प्राइमर्डियल मिस्टिक रेस ने कुछ मिलियन साल पहले मनुष्यों से बहुत दूर रहना शुरू कर दिया था, इसलिए अब बहुत से मनुष्यों को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। मिस्टिक फॉल्स की भूमि में मनुष्यों सहित कई जातियां रहती थीं, लेकिन इस भूमि का अधिपति प्राइमोडियल मिस्टिक रेस था। उनकी जाति प्रिमोडियल मिस्टिक फॉल्स के पीछे रहती थी। प्राइमोडियल मिस्टिक फॉल्स से किन जिंगलिंग का क्या मतलब है, ये जियो को कोई पता नहीं है। उसने ये भी नहीं पूछा, कहीं ऐसा न हो कि निंग जियांग की उसके प्रति नफरत और अधिक बढ़ जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि प्रिमोडियल मिस्टिक रेस के लोग इंसान नहीं थे, लेकिन उनके शरीर पर अजीब पैटर्न के अलावा वे बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। इस वजह से वे आसानी से इंसानों की भीड़ में घुल मिल जाते थे। निस्संदेह वे ध्यान आकर्षित करने वाले होंगे, लेकिन कम से कम किसी को भी यह नहीं पता चलेगा कि वे एक अलग जाति से हैं, जब तक कि वे प्राइमर्डियल मिस्टिक रेस के बारे में नहीं जानते। ये जियाओ जानना चाहते थे कि आदिम रहस्यवादी जाति मानव जाति से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा दबा दी और नहीं पूछा। जब वे चल रहे थे, ये जियाओ ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और दोनों लड़कियों से कहा, वहाँ एक अराजक जानवर हमारे पास आ रहा है, चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ दें। ये जियाओ की बातें सुनकर निंग जियांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और आश्चर्यचकित दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने कहा, क्या आप निश्चित हैं? मुझे किसी अराजक जानवर का आभास नहीं हुआ, और अगर कोई अराजक जानवर आ भी रहा है तो वे तीनों उन सभी से निपटने के लिए काफ़ी मजबूत हैं। नहीं, इस कैओस बीस्ट की आभा बहुत शक्तिशाली है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह कैओस बीस्ट भी अराजक परिवर्तन चरण के तीसरे चक्र का जानवर है, लेकिन इसकी ताकत कैओस डस्ट दायरे के जानवर के बराबर होनी चाहिए। यह अगले दायरे में प्रवेश करने के कगार पर हो सकता है। बेहतर होगा कि हमें इससे बचना चाहिए। ये जियाओ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जैसे जैसे वह कैओस बीस्ट की आभा की लगातार जांच करता गया, उसकी दिव्य भावना चमकती गई। हालांकि अगर वह स्वर्गीय दानव में बदल जाता तो वह निश्चित रूप से इस जानवर से निपट सकता था,
लेकिन वह सू लिंग जैसी 2 लड़कियों को डराना नहीं चाहता था। यदि उसने ऐसा किया तो उसे खुद ही इनहेरिटेंस ग्राउंड की तलाश करनी होगी और इसमें अज्ञात समय लग सकता है। ये जियाओ जो चाहता था वह जितनी जल्दी हो सके रेड मून टेम्पल के खंडहर सहित लॉस्ट फॉरेस्ट के हर हिस्से का पता लगाना था। और निंग जियांग के आत्मविश्वासपूर्ण लहजे से ऐसा लगता है कि वह इनहेरिटेंस ग्राउंड के स्थान से अच्छी तरह वाकिफ थी। जैसे ही निंग जियांग कुछ कहने ही वाला था, दूर घने जंगल में एक विशाल आकृति ने अपना शरीर हिलाया और तेज गति से उड़ गई। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह वास्तव में एक विशालकाय कीड़ा था जिसके अगले भाग में नुकीले दांत थे। ये कीड़ा 30 मीटर से अधिक लंबा था और पीले रंग का था। इसका शरीर मोटे खोल कवच से ढका हुआ था। इसके नुकीले दांत किसी भी व्यक्ति के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसके मुंह से काली गैस फैल गई और उससे दुर्गंध आने लगी। ये है, जैसा कि ये जियो ने अनुमान लगाया था, ये कीड़ा कैओस डस्ट दायरे में घुसने की कगार पर था। इसकी अपनी ताकत कैओस डस्ट रियल्म कैओस जानवर के स्तर तक भी पहुंच गई होगी। इसके अलावा यह इस स्तर पर कैओस बीस्ट के अधिक शक्तिशाली प्रकारों में से एक था। इस स्थिति को देखकर निंग जियांग येओ जियाओ पर गहरी नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। वह नहीं जानती थी कि ये जियाओ ने कैसे भविष्यवाणी की थी कि इतना शक्तिशाली अराजक जानवर पहले से ही आ जाएगा। विशाल कीड़ा किसी को भी पीछे हटने या युद्ध के लिए तैयार होने का समय नहीं देता था। उसका विशाल शरीर उन तीनों की ओर बह गया। इसकी शक्ति असीमित थी। वे तीनों चौंक गए। दोनों लड़कियों ने हमले से बचने के लिए अपने आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया, जबकि ये जियाओ ने बस टेलीपोर्ट किया। इस अराजक जानवर का हमला उन जानवरों के हमले से कहीं अधिक हिंसक था जिनसे वे पहले लड़े थे। यदि वे इस हमले की चपेट में आ गए तो वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। ये जियाओ ने तुरंत शून्य बिखरने वाला भाला निकाला और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उसे बाहर फेंक दिया। एक तेज भाले की रोशनी निकली। भाले की रोशनी एक विनाशकारी स्ट्रीमर में बदल गई और तुरंत विशाल कीड़े के विशाल शरीर पर आ गिरी। बजना। भले ही ये जियाओ के भाले की शक्ति काफी मजबूत थी, विशाल कीड़े के पास एक बेहद मजबूत खोल था जिसने उसके हमले को रोक दिया था। ये जियाओ के हमले से विशाल कीड़े का खोल भी नहीं टूटा। चीख चीख। विशाल कीड़ा ने एक अलग तरह की दहाड़ निकाली। इसने अपना विशाल मुंह खोला और ये जियाओ के शरीर को निगलने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने तुरंत दूसरी तरफ टेलीपोर्ट करके विशाल कीड़े के हमले से बचाव किया। श्वा। निंग जियांग के हाथ में एक सियान तलवार दिखाई दी। उसने तुरंत हरे रंग की तलवार की रोशनी निकाली और यह विशाल कीड़े के शरीर पर लगी। इससे धातु के टकराने की कान भेदी ध्वनि उत्पन्न हुई। इसने अपने पीछे चिंगारियों का एक लंबा निशान छोड़ दिया। चीख चीख। ये जियाओ और निंग जियांग के लगातार हमलों से विशाल कीड़ा बेहद क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल शरीर को खींच लिया और पागलों की तरह उन तीनों पर हमला कर दिया। ये लड़का अजेय है। वरिष्ठ बहन, हमें क्या करना चाहिए? किन जिंगलिंग की सुनहरी आंखों पर एक चिंतित दृष्टि चमक उठी। उसका गोरा माथा पसीने से लथपथ था। घेरे से बाहर निकलने का अवसर ढूंढें। भले ही हम तीनों इसे मार सकें, हमें एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। निंग जियांग की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। इस विशालकाय कीड़े के विरुद्ध कुछ न कर पाने के कारण वह मन में कुछ व्याकुल थी। कीड़े ने फिर हमला कर दिया। इस बार इसका निशाना निंग जियांग था। वह निंग जियांग को पूरा निगल जाना चाहता था। निंग जियांग ने अपनी तलवार उठाई और कीड़े को काटने ही वाली थी, लेकिन इसी समय विशाल कीड़े के मुंह से प्रकाश की एक किरण निकली जो निंग जियांग की तलवार पर गिरी, जिससे उसकी तलवार उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा गिरी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कीड़ा निंग जियांग की ओर दौड़ा और उसे निगलने के इरादे से अपना विशाल मुंह खोल दिया। जब कीड़ा निंग जियांग के शरीर को निगलने ही वाला था, ये जियाओ ने अपना भाला बाहर निकाल दिया। भाले की रोशनी तुरंत कीड़े की आंख के एक तरफ में घुस गई। गहरे हरे रंग का खून खिल गया और कीड़े का शरीर दर्द से कांपने लगा। बिना किसी चेतावनी के किन जियाओलन के नाजुक शरीर पर हमला करते हुए वह दहाड़ता रहा। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। कीड़े की हरकत ने उन तीनों को आश्चर्यचकित कर दिया।
किन जियाओलिन इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वह अराजक परिवर्तन के दूसरे चक्र की योद्धा थी, उसकी ताकत शारीरिक या आकर्षक हमलों में नहीं थी, उसकी ताकत आत्मा के संदर्भ में थी, लेकिन वह अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि दूसरों की आत्मा पर ज़्यादा प्रभाव डाल सके। तो वह 3 लोगों के इस समूह में सबसे कमज़ोर थी। बेशक वह तलवार के कुछ कौशल भी जानती थी और अपने स्तर के जानवर से आसानी से लड़ सकती थी, लेकिन जब विशाल कीड़ा जैसे मजबूत जानवर की बात आती है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। और इस बार कीड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि किन जिंगलिंग समय पर चकमा नहीं दे सका। अध्याय 33 भयानक कीड़ा किन जिंगलिंग पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किन जिंगलिंग की आंखें चमक उठी और कीड़े ने एक दर्दनाक चीख निकाली जो उसकी आत्मा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि किन जिंगलिंग अभी भी आत्माओं के बारे में बहुत कुछ कर सकती है, फिर भी वो कुछ हद तक आत्माओं को प्रभावित कर सकती है। कीड़ा क्रोधित हो गया। किन जिंगलिंग को मारने के बजाय उसने वास्तव में अपने मुंह से एक चिपचिपा सफेद जाल मारकर उसे पकड़ लिया। छोटी बहन किन जियाओलिन को कीड़े द्वारा नियंत्रित होते देख निंग जियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झट से तलवार उठाई और कीड़े पर वार कर दिया। हालांकि कीड़ा ने तलवार की रोशनी की परवाह नहीं की जिसे निंग जियांग ने काट दिया और उसके विशाल शरीर को बहुत तेज गति से खींच लिया और किन जिंगलिंग को भी अपने साथ ले गया। हरामी, पीछे रह। निंग जियांग की चमकीली सुनहरी पुतलियों की जोड़ी रक्त लाल रोशनी से भरी हुई थी। विशाल कीड़ा अपनी पूरी ताकत से भाग गया। आइए पहले उस कीड़े को पकड़ें, हो सकता है किन जियाओलिन को बचाने का कोई तरीका हो। ये जियाओ ने निंग जियांग को सांत्वना दी। उसकी भौहें कसी हुई थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। उसका दिल थोड़ा भारी लग रहा था। आखिरकार किन जियाओलिन एक अच्छे इंसान थे। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो दुख होगा। निंग जियांग ने ये जियाओ की ओर सिर हिलाया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने यह इंसान उसकी कल्पना से कहीं अधिक शांत और बुद्धिमान था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह हमेशा ये जियाओ के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी और इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन दोनों ने उस दिशा का अनुसरण किया जहां कीड़ा भाग गया था। अज्ञात समय के बाद उनके सामने एक वीरान गुफा प्रकट हुई। गुफा से राक्षसी आभा की लहरें निकल रही थीं। विशाल कीड़े का विशाल शरीर तेजी से गुफा में घुस गया। यह इस आदमी का घोंसला होना चाहिए। चलो अंदर जाएं और देखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बोलते समय ये जियाओ की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। फिर वह तेजी से गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। पीछे के निरर्थक दृश्य को देखते हुए निंग जियांग की आंखों में थोड़ी हलचल हुई। ऐसा माना जा सकता है कि उनकी ये जियाओ से मुलाकात संयोगवश हुई थी, लेकिन जब उन्हें किसी संकट का सामना करना पड़ा तो ये जियो हमेशा पहले संभव क्षण में उनकी मदद करने में सक्षम होंगे। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह उसे सांत्वना दे रही है। वहां मांस और खून था। इससे निंग जियांग के दिल में ये जियो की छवि एक बार फिर बदल गई। बहुत तेजी से वे दोनों गुफा में दाखिल हुए, एक आगे और एक पीछे। उन्होंने पाया कि यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी है और बहुत गहरी दिखती है। उनके लिए गुफा में प्रवेश करना थोड़ा कठिन था। कीड़ा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ये देखा जा सकता है कि यह गुफा कितनी बड़ी थी। ये जियाओ और निंग जियांग सावधानी से आगे बढ़े और अंततः जिस दिशा में वे जा रहे थे उन्हें थोड़ी सी रोशनी मिली। जल्द ही रोशनी बड़ी और बड़ी हो गई। जब वे दोनों वास्तव में प्रकाश के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह कीड़े की मांद का मुख्य क्षेत्र था। यह क्षेत्र किसी पर्वत के भीतरी क्षेत्र में होना चाहिए। इसका व्यास कई 100 मीटर और अत्यधिक चौड़ा था। हिस हिस, ये जियाओ और निंग जियांग को उसका पीछा करते हुए देखकर कीड़ा दहाड़ने लगा, मानो दोनों को उसके करीब न आने की चेतावनी दे रहा हो। कुछ ही दूरी पर किन जियाओलिन का नाजुक शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी, इसलिए उसे बेहोश होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि किन जियाओलिन को बचाने से पहले हमें इस व्यक्ति को मारना होगा। जैसे ही उसने निंग जियांग से कहा, ये जियाओ की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। हाँ, निंग जियांग ने ये जियाओ की ओर सिर हिलाया। उन दोनों ने कीड़े को 2 अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। गर्जन, कीड़े ने दहाड़ निकाली।
इसका शरीर काली गैस की मोटी परत से ढका हुआ था और इससे तीखी गंध आ रही थी। इसकी पूंछ पागलपन से ये जियाओ और निंग जियांग की ओर बढ़ी। ये जियो और निंग जियांग चकमा दे गए। वे जानते थे कि साधारण हमले कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए वे मौके की प्रतीक्षा करने लगे। कृमि का आक्रमण अतुलनीय प्रचंड था। हर प्रहार धरती को हिला देने वाला था। पूरी गुफा कांपती रहती थी और समय समय पर चट्टानें टूटकर जमीन पर गिर जाती थीं। जल्द ही अगरबत्ती जलाने का समय बीत चुका था। कीड़े के एक आंख खो देने के कारण उसकी दृष्टि पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसका हमला पहले की तरह सटीक नहीं रहा। ये जियाओ और निंग जियांग दोनों शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए हालांकि कृमि का हमला बेहद शक्तिशाली था, लेकिन ये जियो और निंग जियांग को घायल करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे, शायद ऊर्जा की भारी खपत के कारण, कृमि की गति धीमी होने लगी और वह लय में नहीं रह सका। तुम इसके सामने रहो और इसका ध्यान आकर्षित करो। मैं इसकी दूसरी आंख को अंधा कर दूंगा। इस तरह हम इसे मारने का मौका ढूंढ पाएंगे। जब ये जियाओ ने कीड़े को धीमा होते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने निंग जियांग से कहा, ठीक है। निंग जियांग ने सिर हिलाया और अपने हाथ में सियान तलवार लहराई। उसने कीड़े का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर हमला करने की पहल की। बहुत जल्दी कीड़े का ध्यान निंग जियांग की ओर चला गया। इसी समय ये जियो ने हमला कर दिया। एक भाला फेंका गया और भयानक भाले की रोशनी एक पल में आ गई। वह कीड़े की दूसरी आंख में जा घुसा। ये जियाओ के शरीर पर गहरे हरे रंग का खून फैल गया। इसने वास्तव में ये जियाओ के कपड़ों को एक पल में खराब कर दिया था। जाहिर है, इसमें बेहद तेज जहर था। ये बेहद भयावह था। गर्जन। उसी समय उसकी एक आंख अंधी हो गई और कीड़ा और भी अधिक हिंसक हो गया। इसका विशाल शरीर संघर्ष करता रहा और इसने अंतरिक्ष में तहलका मचा दिया। वह आसपास की दीवारों से जा टकराया, जिससे बहरा कर देने वाली आवाज निकली। इस अवसर का लाभ उठाकर इसे मार डालो। इसके तुरंत बाद उनके शरीर में सबसे पहले हरकत हुई। निंग जियांग ने भी उसका अनुसरण किया। वे दोनों हवा में उठे और दो अलग अलग दिशाओं से कीड़े की भौंहों के बीच की जगह पर हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुची पुची। अपनी आंखें खो चुके कीड़े को नहीं पता था कि खतरा करीब आ रहा है। ये संघर्ष जारी रहा। अगले ही पल दो दबी दबी आवाजें सुनाई दीं। ये जियाओ का भाला और निंग जियांग की लंबी तलवार कीड़ा की भौंह के केंद्र में घुस गई। अगले ही पल कीड़े का विशाल शरीर जोर से कांपने लगा और उसने सचमुच एक पल में संघर्ष करना बंद कर दिया। हालांकि जैसे ही ये जियो और निंग जियांग ने सोचा कि लड़ाई समाप्त हो गई है, कीड़े ने अचानक अपना विशाल मुंह फिर से खोल दिया। इस बार उसके मुंह से चिपचिपे सफेद जाल की जगह हरा जाल निकला। ये जियाओ ने तुरंत टेलीपोर्ट करके तुरंत नेट से बचने की कोशिश की, लेकिन निंग जियांग उतना भाग्यशाली नहीं था। निंग जियांग का शरीर हरे जाल से लिपटा हुआ था। बूम! कीड़े का विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा, जिससे हवा में धूल का बादल छा गया। धूल धीरे धीरे छट गई। ये जियाओ ने निंग जियांग की ओर देखा और उसे जमीन पर पड़ा देखा। वह बेहोश हो गई थी और हरे जाल की वजह से उसके कपड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। ये जाल प्रकृति में अम्लीय था और ये जियाओ को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर त्वचा को छुआ तो निंग जियांग को निश्चित रूप से जहर दिया जाएगा। साथ ही हरे जाल की अम्लीय प्रकृति के कारण उसकी त्वचा भी जलने लगेगी। ये जियाओ ने थोड़ा झुंझलाया और धीरे धीरे निंग जियांग के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह खतरनाक स्थिति में है। उसके माथे पर मीठा पसीना टपक रहा था और दूरबीन कुछ धुंधली हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में कीड़ा जिस चिपचिपे हरे जाल से निकला था उसमें इतनी शक्ति होगी, ये जियाओ ने अपने दिल में सोचा। फिर उसने अपने वॉइड शैटरिंग स्पीयर का इस्तेमाल किया और चिपचिपे हरे जाल को हटाना शुरू कर दिया। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन ये जियाओ ने निंग जियांग के शरीर से चिपचिपा हरा जाल सफलतापूर्वक हटा दिया। चूंकि उसके शरीर के कपड़े पिघलने लगे थे, इससे उसकी बर्फ सफ़ेद त्वचा दिखाई देने लगी थी। उसके शरीर पर कुछ जले हुए स्थान थे और उसे पहले से ही जहर दिया गया था। ये जियाओ ने ज़्यादा नहीं सोचा और दवा बोलने से पहले तुरंत अपना हाथ उसके सामने के कंधों पर रख दिया। अगले ही पल निंग जियांग के शरीर से हरी गैस की धाराएं निकलने लगीं।
ये जियाओ इस हरी गैस को तेजी से निगल रहा था। ये ग्रीन गैस ग्रीन नेट का जहर था। जब तक ये जियाओ पर्याप्त रूप से सक्षम है, ये जियाओ की निगलने की क्षमता कुछ भी निगल सकती है। वह जिस चीज को खा सकता है उसका सीधा संबंध उसकी ताकत से है। किसी के शरीर से जहर निकालना वर्तमान ये जियो के लिए उतना मुश्किल नहीं था। जहर खाने के बाद ये जियाओ ने कहा, जीवन पुनर्प्राप्ति, लाइफ रिकवरी उन 9 विशेष योग्यताओं में से एक थी जिनके साथ ये जियाओ का जन्म हुआ था। ये क्षमता न केवल ये जियाओ की अपनी चोटों को ठीक कर सकती है, बल्कि ये दूसरों की चोटों को भी आसानी से ठीक कर सकती है। जहाँ तक ये बात है कि यह किस प्रकार की चोटों को ठीक कर सकता है, उसकी अन्य क्षमताओं की तरह इसका भी सीधा संबंध ये जियाओ की अपनी ताकत से था। वर्तमान में वह ऐसा नहीं कर सका, लेकिन एक दिन आएगा जब ये जियाओ आत्मा की चोटों को आसानी से ठीक करने में सक्षम होगा, और यहाँ तक कि एक आत्मा को उसके टूटे हुए टुकड़े से भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अध्याय 34 नौक्रांति अराजकता शास्त्र। ये जियाओ की मदद से निंग जियांग के शरीर से जहर हटा दिया गया और उसकी चोटें ठीक हो गईं। वह जल्द ही जाग जाएगी। उसके बाद ये जियो किन जिंगलिंग की जांच करने गए। उन्हें ये देखकर राहत मिली कि किन जिंगलिंग पूरी तरह से ठीक थे, वह भी जल्दी ही जाग जाएगी। ये पुष्टि करने के बाद ही कि दोनों सुंदरियां खतरे में नहीं हैं, ये जियाओ ने गुफा के चारों ओर देखा। ये गुफा निश्चित रूप से कीड़ों का घर नहीं थी। आखिर कीड़े गुफाओं में नहीं रहते। पहली नज़र में ये गुफा बेहद प्राकृतिक लग रही थी, लेकिन जब ये जियाओ ने ध्यान से देखा तो गुफा की दीवार पर खुदे हुए कई शब्द देखकर हैरान रह गए। ये शब्द ये जियाओ के लिए पूरी तरह से विदेशी थे। उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन वे बहुत गहरे मालूम पड़ते थे। बस कुछ मिनटों के लिए इन शब्दों का अवलोकन करने से ये जियाओ के सिर में चोट लग गई। ये जियाओ ने जल्दी से अपनी नज़रें घुमाईं और गुफा में गहराई तक जाने लगा। गहराई तक जाने वाले 2 रास्ते थे। ये जियाओ ने बस उनमें से एक को चुना और अंदर चला गया। जब वह सबसे गहरे भाग में पहुंचा तो उसके सामने एक विस्तृत स्थान प्रकट हुआ। यहाँ गहरे नीले तरल पदार्थ से जगमगाती एक झील थी। जी हाँ, ये झील पानी से नहीं बल्कि गहरे नीले रंग के तरल पदार्थ से भरी हुई थी। इसके अलावा यहाँ की गुफा की दीवारें भी विदेशी शब्दों से भरी हुई थीं जिन्हें ये जियाओ पहचानने में असमर्थ था। जब ये जियाओ झील के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि झील गहरे नीले तरल से नहीं भरी थी, बल्कि वह गहरे नीले खून से भरी थी। झील खून से भर गई थी और यह खून किसी खास जीव का लग रहा था। बेशक वर्तमान ये जियो उस प्राणी की पहचान से पूरी तरह अनजान था। ये जियाओ ने दीवारों पर लिखे शब्दों को देखा और सोचा कि इन शब्दों का जरूर कुछ मतलब होगा। इन शब्दों को समझे बिना ब्लू ब्लड लेक को न छूना ही बेहतर था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हो सकता है उन 2 लड़कियों को कुछ अंदाजा हो कि ये शब्द क्या कहते हैं। ये सोचकर ये जियाओ वापस लौट आया और उसने दूसरे रास्ते पर चलना चुना। जब वह दूसरे पथ के सबसे गहरे क्षेत्र में पहुंचा तो उसके सामने फिर से एक विस्तृत स्थान खुल गया। पहले रास्ते के सबसे गहरे हिस्से के विपरीत यहाँ की दीवारों पर कोई शब्द नहीं था। इस विस्तृत स्थान में पिछले वाले की तरह केवल एक ही चीज थी। यह एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ से एक चमकदार चमक निकलती थी जो जमीन से ऊपर तक उठती थी। उसकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थीं और उसके चारों ओर धुंध की लहरें घूम रही थीं। इससे एक अतुलनीय गहन अनुभूति हुई। प्राचीन पेड़ के विशाल तने के बीच में एक नवजात शिशु के आकार का एक लाल क्रिस्टल जड़ा हुआ देखा जा सकता था। ये लाल क्रिस्टल एक चमकदार चमक भी छोड़ रहा था। चमक दिव्य वैभव की तरह थी और इसने पूरे प्राचीन वृक्ष को दिव्य और भव्य बना दिया। जैसे ही ये जियाओ की नज़र इस क्रिस्टल पर पड़ी, वह तुरंत इसकी ओर आकर्षित हो गया। उसकी आत्मा से एक आवाज़ आई जिसने उसे तुरंत लाल क्रिस्टल को हटाने के लिए कहा। वह इस क्रिस्टल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो ये क्रिस्टल रेड मून टेम्पल के पूरे खंडहर में सबसे मूल्यवान खजाना था। वह क्रिस्टल क्या है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और बुदबुदाया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह लाल क्रिस्टल क्या था, लेकिन उसका दिल और आत्मा उससे कह रहे थे कि इस क्रिस्टल को प्राप्त करना होगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चूंकि यह मामला है, मैं निश्चित रूप से ये क्रिस्टल प्राप्त करूंगा।
ये जियाओ बुदबुदाया और पेड़ पर ध्यान केंद्रित किया। बज बज। इस समय प्राचीन पेड़ के चारों ओर कई अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कि पेड़ को ये जियाओ के आगमन का एहसास हो गया हो। प्राचीन वृक्ष से एक रहस्यमयी आभा फूट रही थी, जिसके साथ पेड़ के तने पर असंख्य रन उग रहे थे, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। रून अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। अंत में ये प्राचीन पेड़ के तने पर रुक गया और फिर पेड़ के तने के साथ साथ नीचे फैलता रहा। प्राचीन वृक्ष को केंद्र में रखकर ये जमीन पर सभी दिशाओं में फैल गया। धीरे धीरे इसने एक अतुलनीय विशाल प्राचीन स्तंभ का निर्माण कर लिया। स्तंभ की सतह पर रेखाएं अतुलनीय रूप से जटिल थीं, सबसे प्राचीन छाप की तरह आपस में गुंथी हुई प्राचीन आभा की तरंगें छोड़ रही थीं। यह ऐसा था मानो ये प्राचीन काल से आया हो। ये जियाओ ने खंभे पर रून के विकास को देखा। यह उन नसों की तरह था जो प्राचीन वृक्ष को धरती से जोड़ती थीं, दोनों को एक साथ जोड़ती थीं। यह ऐसा था जैसे प्राचीन वृक्ष अराजकता की इच्छा से पैदा हुआ था और अराजकता की उत्पत्ति की शक्ति के साथ जुड़ गया था। ये रून बहुत गहरे और अर्थपूर्ण थे। ये जियाओ को लग रहा था कि लाल क्रिस्टल प्राप्त करने से पहले उसे स्तंभ पर इन रूनों का अर्थ समझना होगा। लेकिन अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उन्होंने स्तंभ से कुछ भी समझे बिना लाल क्रिस्टल प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। अतुलनीय पवित्र लाल क्रिस्टल को देखकर ये जियाओ की आंखों में अत्यधिक इच्छा की चमक चमक उठी। उसने रूनिक पिलर को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। बस, लेकिन इसी वक्त एक अजीब सी आवाज आई। जैसे ही ये जियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, खंभे से एक अजीब शक्ति उठी। ये शून्य में एक अतुलनीय विशाल हथेली में बदल गया और ये जियाओ के शरीर पर जोर से टकराया। ये जियाओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह अपने शरीर को हिलाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसका शरीर किसी प्रकार की शक्ति से बंधा हुआ है। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह दूर टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन भावना अभी भी वैसी ही थी। वह वहां से हट ही नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर का स्थान बंद हो गया है और विशाल हथेली की असीम शक्ति ने उस पर ताला लगा दिया है। टकराना। एक धीमी आवाज सुनाई दी। कड़कड़ाती ठंडी आंधी वाला विशाल हाथ ये जियाओ के शरीर पर जोर से टकराया, जिससे उसकी कराह निकल गई। उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए और वह बेहद दुखी दिख रहा था और दूर दीवार से टकरा गया। ये जियाओ ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसने आंखों में भय भरकर खंभे की ओर देखा। वह बहुत भयानक था। वह बहुत घायल हो गया था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। जीवन पुनर्प्राप्ति। ये जियाओ ने तुरंत अपने ऊपर लाइफ रिकवरी डाली और उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। वास्तव में उनकी त्वचा पर लगी चोटों को ठीक होने में 5 मिनट से अधिक का समय लगा, लेकिन अंदर गहरे घाव अभी भी मौजूद थे। वे ठीक नहीं हुए। ये जियाओ को पता था कि उन घावों को पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं दोनों लड़कियां जाग न जाएं, इसलिए वह जल्दी में था और उसने अपने घावों को भरना जारी न रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसने गलती की है। उसे खंभे से कुछ समझे बिना पेड़ के पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने खंभे पर ध्यान केंद्रित किया और समझने लगा। उसे पूरी तरह से समझ की स्थिति में आने में देर नहीं लगी। इस समय खंभे पर रून के अलावा ये जियाओ की आंखों में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सका। ये जियाओ का ध्यान पूरी तरह से खंभे पर था। बहुत जल्द ये जियाओ के चारों ओर चांदी की धुंध दिखाई देने लगी और कुछ ही मिनटों के बाद चांदी की धुंध ने ये जियाओ को पूरी तरह से ढक लिया और फिर चांदी की धुंध ये जियाओ के शरीर में रिसने लगी। ये जियाओ अपने आसपास से बेखबर था। उनका पूरा ध्यान खंभे से कुछ समझने पर था। फिलहाल उनकी चेतना एक अलग ही जगह पर थी। यह एक सफ़ेद जगह थी और ये जियाओ प्रार्थना की चटाई पर बैठा था। ये जियाओ के सिर के ऊपर एक चांदी का पन्ना तैर रहा था जिस पर कई छोटे छोटे शब्द दर्ज थे। ये जियाओ की चेतना अचानक चमकदार चांदी की रोशनी से चमक उठी। चांदी के पृष्ठ पर प्रतिबिंबित चांदी की रोशनी के निशान ने एक तेज चाकू के रूप में काम किया और वास्तव में चांदी के पृष्ठ को हजारों बेहद छोटे टुकड़ों में काट दिया। चांदी के पृष्ठ के हजारों छोटे टुकड़े प्रकाश के चांदी के टुकड़ों में बदल गए और ये जियाओ के शरीर में प्रवेश कर गए। बाहर चांदी की धुंध अब तक गायब हो चुकी है। ये जियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में बिजली की 2 किरणें चमक उठीं।
जैसे ही ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं, रूनिक स्तंभ एक गंदे खंभे में बदल गया और ढह गया। नौक्रांति अराजकता शास्त्र। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया। रूनिक पिलर से उन्होंने जो बात समझी वह नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत थी। नौक्रांति कैओस शास्त्र 3 परतों वाली एक साधना तकनीक थी। प्रत्येक परत में 3 परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार कुल 9 परिवर्तन होते हैं। हर परिवर्तन के साथ ये जियाओ में सर्वांगीण सुधार होगा, जिसमें खेती, शरीर, रक्त और आत्मा तक सीमित नहीं है। ये जियाओ ने केवल नौक्रांति अराजकता शास्त्र की पहली परत प्राप्त की थी। इसका मतलब है कि वह अधिकतम 3 परिवर्तनों से ही गुजर सकता है। जहां तक नौक्रांति कैओस शास्त्र की अन्य 2 परतों की बात है, ये जियो को पता नहीं है कि उन्हें कहाँ पाया जाए, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये तकनीक ग्रेड और गहराई के मामले में स्वर्गीय दानव परिवर्तन तकनीक से कहीं आगे है। अध्याय 35 नियति वाला ये जियो पहले ही अराजक परिवर्तन के पहले चक्र में आगे बढ़ चुका था। उसकी समग्र शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और अब स्वर्गीय दानव परिवर्तन तकनीक उसके लिए किसी काम की नहीं रह गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तकनीक केवल ये जियो को फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे तक विकसित करने में मदद कर सकती है। यदि सु लिंग द्वारा दिया गया कीमती फल नहीं होता, तो ये जियो ने अराजक परिवर्तन के पहले चक्र में कदम नहीं रखा होता। यदि सु लिंग द्वारा दिया गया कीमती फल नहीं होता, तो ये जियो ने अराजक परिवर्तन के पहले चक्र में कदम नहीं रखा होता। अब यदि उसे अपनी खेती प्राप्त करनी है तो उसे अपनी खेती की तकनीक बदलनी होगी। सबसे पहले ये जियाओ ने इल्यूशनरी स्पिरिट गेट पर लौटने के बाद अपनी खेती की तकनीक को बदलने के बारे में सोचा। इल्यूजनरी स्पिरिट गेट की मुख्य साधना तकनीक को इल्यूजनरी स्पिरिट सूत्र कहा जाता है। कैओस में सभी खजानों के ग्रेड को एम्पायरियन, सोलबाउंड, हेवनली सोल और सेलेस्टियल स्पिरिट में विभाजित किया गया है। भ्रामक आत्मा सूत्र स्वर्गीय आत्मा ग्रेड की एक साधना तकनीक थी। ये जानना होगा कि मायावी आत्मा सूत्र एक संपूर्ण साधना तकनीक है। दूसरी ओर ये जियाओ के हाथ में नौक्रांति अराजकता शास्त्र एक अधूरी खेती तकनीक थी। 3 परतों में से ये जियाओ के पास केवल एक परत थी, लेकिन अकेले इस एक परत ने ये जियाओ को यह एहसास दिला दिया कि यह कम से कम एक दिव्य आत्मा रैंक की खेती तकनीक है। इस प्रकार ये जियाओ ने तुरंत निर्णय लिया और मौके पर ही अपनी खेती की तकनीक बदल दी। बिना किसी समस्या के कुछ बार नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत को प्रसारित करने के बाद ये जियाओ आखिरकार उठ खड़ा हुआ और प्राचीन पेड़ की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। इस प्रकार ये जियाओ ने तुरंत निर्णय लिया और मौके पर ही अपनी खेती की तकनीक बदल दी। बिना किसी समस्या के कुछ बार नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत को प्रसारित करने के बाद ये जियाओ आखिरकार उठ खड़ा हुआ और प्राचीन पेड़ की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। वह जल्द ही पेड़ के सामने आया और अपना हाथ बढ़ाया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत प्रसारित की। जैसे ही ये जियाओ ने लाल क्रिस्टल को आसानी से पकड़ा और पेड़ के तने से बाहर निकाला तो चांदी की धुंध उसके हाथ पर जमा होने लगी। जैसे ही ये जियाओ ने लाल क्रिस्टल को बाहर निकाला, पेड़ की चमकदार चमक गायब हो गई और प्राचीन पेड़ एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा। एक प्राचीन पेड़ से एक साधारण पेड़ में बदल गया। जैसे ही ये जियाओ ने लाल क्रिस्टल को बाहर निकाला, पेड़ की चमकदार चमक गायब हो गई और प्राचीन पेड़ एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा। एक प्राचीन पेड़ से एक साधारण पेड़ में बदल गया। दूसरी ओर ये जियाओ ने लाल क्रिस्टल को बाहर निकालने के बाद जिस गति से नौक्रांति कैओस शास्त्र उसके शरीर के अंदर प्रसारित हुआ वो 10 गुना बढ़ गया। ये जियो आश्चर्यचकित था और उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जब तक वह लाल क्रिस्टल को छू रहा है, उसकी साधना गति 10 गुना बढ़ जाएगी। ये वास्तव में ये जियो को इस गुफा में प्राप्त एक अप्रत्याशित उपहार था। ये जियो आश्चर्यचकित था और उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जब तक वह लाल क्रिस्टल को छू रहा है, उसकी साधना गति 10 गुना बढ़ जाएगी। ये वास्तव में ये जियो को इस गुफा में प्राप्त एक अप्रत्याशित उपहार था। ये जियाओ को यहाँ आए काफी समय हो चुका है। वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और दोनों लड़कियों को उस पर किसी भी तरह का संदेह करना चाहता था। इसलिए उसने लाल क्रिस्टल को अपनी स्थानिक रिंग में रखा और दोनों लड़कियों के पक्ष में वापस चला गया। वे अभी भी जमीन पर बेहोश पड़े थे। वहां वो उनके जागने का इंतजार करने लगा।
गोल्डन टावर की पहली मंजिल पर पानी की स्क्रीन के सामने एक काली छाया खड़ी थी। पानी की स्क्रीन ये जियाओ की हर हरकत को दिखा रही थी। पहली मंजिल के परीक्षण में ये जियो द्वारा उठाए गए हर कदम को इस अंधेरी छाया द्वारा देखा गया था। ये देखकर कि ये जियाओ ने नौ क्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत को समझ लिया है और लाल क्रिस्टल प्राप्त कर लिया है, उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी जो पानी की स्क्रीन के अलावा इस अंधेरे स्थान में एकमात्र दिखाई देने वाली चीज थी। जब उसने प्रवेश किया तो मुझे तुरंत लगा कि वह अलग है। उसके शरीर और आत्मा में अराजकता की उत्पत्ति की आभा है। ऐसा लगता है जैसे उसका जन्म या तो अराजकता पर शासन करने या उसे नष्ट करने के लिए हुआ है। यही कारण है कि मैंने उसे पूरा करने के लिए भेजा था। इस परीक्षण में मैं चाहता था कि वह पहली कुंजी प्राप्त कर ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कुंजी प्राप्त कर लेगा। उसने खंडहर का पता भी नहीं लगाया था, लेकिन कुंजी प्राप्त कर ली थी। अंधेरी छाया धीमी आवाज में बुदबुदाई। उसकी आंखों में अभी भी रोशनी चमक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से बुदबुदाया, मैंने उसे केवल रेड मून के लिस्ट फॉरेस्ट का पता लगाने के लिए कहा था। उसका मुख्य उद्देश्य चाबी प्राप्त करना था, लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया। अब जब उसने पहले ही पहला प्राप्त कर लिया है कुंजी, उसे मुकदमा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुकदमा समाप्त करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने ये जियाओ को लाल क्रिस्टल को अपनी स्थानिक कुंजी में रखते हुए और दो लड़कियों की तरफ लौटते हुए देखा, छाया ने फिर से बुदबुदाया, यह उसका भाग्य हो सकता है। वह कीड़ा, हाँ, यह वह कीड़ा था जो गलती से उसे ले गया था पहली कुंजी। इसके अलावा प्राइमोर्डियल मिस्टिक रेस की लड़कियों के साथ उसकी मुलाकात। ओह, मुझे बस यही उम्मीद है कि वह व्यक्ति है जिसकी मैं, मेरे वरिष्ठ भाई और मेरी कनिष्ठ बहन तलाश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि नियति के प्रकट होने के लिए हमें कितने समय तक इंतजार करना होगा। अचानक अंतरिक्ष में हलचल हुई और एक और काली छाया दिखाई दी। जैसे ही यह काली छाया दिखाई दी, उन्होंने कहा, मुझे भाग्य और भाग्य में एक अविश्वसनीय परिवर्तन महसूस हुआ, मास्टर के अनुसार। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अंतरिक्ष फिर से तरंगित हुआ और एक और काली छाया दिखाई दी। लेकिन इस बार इस परछाई की रूपरेखा लोगों को ये बताने के लिए काफी थी कि वह एक लड़की है। पिछले व्यक्ति की तरह ही जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने कहा, वरिष्ठ भाइयों, मैंने भाग्य और भाग्य में जमीन आसमान परिवर्तन महसूस किया। हमारे गुरु ने हमें बताया कि यह तभी होगा जब उसका भावी उत्तराधिकारी इनमें से कोई भी प्राप्त करेगा 3 कुंजियां। क्या किसी ने एक प्राप्त कर ली है? जैसे ही वो बोल रही थी, उसने अपनी नजरें पानी के पर्दे की ओर घुमाईं, जहां ये जियाओ जमीन पर बैठा था। कुछ ही दूरी पर निंग जियांग और किन जिंगलिंग बेहोश पड़े थे। पहली डार्क शेडो ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और कहा, उसका नाम ये जियो है। वह केवल 8 साल का है। उसने पहली कुंजी प्राप्त की है। अन्य 2 अंधेरी छायाओं ने ये जियाओ को चमकती आंखों से देखा। हालांकि उनका चेहरा नहीं देखा जा सका, लेकिन उनकी आंखों की चमक ही लोगों को ये बताने के लिए काफी थी कि वे कितने उत्साहित थे। लड़की ने कहा, आखिरकार अरबों वर्षों के इंतजार के बाद कोई व्यक्ति प्रकट हुआ है जो हमारे गुरु के रास्ते पर चल सकता है, अराजकता पर शासन करने वाला पहला व्यक्ति। और यह व्यक्ति, यदि वह तीनों चाबियां प्राप्त कर सके, ये गारंटी देगा कि वह वही है जिसके बारे में हमारे गुरु ने हमें बताया था। वह वही है जो उस रास्ते पर चलता है जिस पर एक बार हमारा गुरु चला था और अराजकता को एकजुट करता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अराजकता का राजा बनने की क्षमता है। बाकी दोनों ने सिर हिलाया। वे सभी अपनी आंखों में कई भावनाओं के साथ ये जियाओ को देख रहे थे। अचानक दूसरी छाया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या वह वही है। आपको पता होना चाहिए, हमारे गुरु के अनुसार, जो उस रास्ते पर चल सकता है जिस पर हमारे गुरु एक बार चले थे, उसकी नियति अवश्य होगी अराजकता का फूल। हम अनगिनत वर्षों से इस फूल की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम इसे ढूंढने में असफल रहे। यहाँ तक कि हमारे गुरु भी अपने जीवन काल में अराजकता के फूल को खोजने में असफल रहे, और यही एकमात्र कारण था कि वह ऐसा करने में असफल रहे। हालांकि वह संपूर्ण अराजकता पर शासन करने वाला पहला राजा था, फिर भी वह असफल रहा। भले ही उसने तीनों चाबियां प्राप्त कर लीं और हमारे स्वामी प्रथम राजा का उत्तराधिकारी बन गया, लेकिन यदि वह अराजकता का फूल प्राप्त नहीं कर सका, तो वह करने में भी असफल हो जाएगा जो हमारे स्वामी चाहते हैं। दूसरी छाया की बात सुनकर बाकी दोनों छायाओं ने सहमति में सिर हिलाया।
छाया लड़की ने फिर से कहा, हम अरबों वर्षों से लोगों का परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक कुंजी प्राप्त की है, लेकिन उनमें से कोई भी 2 चाबियां प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 3 चाबियां तो छोड़ ही दें, वह लाल चंद्रमा मंदिर मास्टर एक उदाहरण है। वह भी एक कुंजी प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह दूसरी कुंजी प्राप्त करने में असफल रहा। उसकी मृत्यु के बाद हमने उसके मंदिर के खंडहर का उपयोग एक परीक्षण मैदान बनाने के लिए किया, जहां कोई अन्य परीक्षक पहली कुंजी प्राप्त करने के बाद पहली कुंजी प्राप्त कर सकता था। नौक्रांति अराजकता शास्त्र की परत। मैं केवल यही आशा करता हूं कि यह बच्चा किस्मत में हो, अन्यथा कोई नहीं जानता कि हमें कितना इंतजार करना होगा। पहली छाया ने कुछ सोचा और उत्साह से कहा, मुझे लगता है कि वह वास्तव में वही हो सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दूसरी छाया ने तमतमा कर पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर पर अराजकता की उत्पत्ति की आभा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्वामी ने प्रथम राजा बनने के बाद अराजकता की उत्पत्ति के कुछ अंश प्राप्त किए थे। फिर भी उसे जीवन के लिए खतरनाक साहसिक कार्य से गुजरना पड़ता है अराजकता की उत्पत्ति के कुछ ही पहलू प्राप्त करें। लेकिन ये बच्चा, वह केवल 8 साल का है, लेकिन उसके शरीर पर अराजकता की उत्पत्ति की आभा है। मुझे नहीं पता कि उसे अराजकता की उत्पत्ति कहाँ से मिली, लेकिन चूंकि वह पहले से ही उसके पास है, इसलिए ये बहुत संभव है कि वह ऐसा हो नियति वाला।